नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था, हम नेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति, ये सब देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम एक और यूनिट देखेंगे जिसको मैं अगेन एक बोनस यूनिट कहता हूँ। बोनस इन द सेंस कि टफ क्वेश्चंस आते नहीं हैं। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप आसानी से उनका समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप ये क्वेश्चंस छोड़ के आते हैं तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती है। यूनिट संख्या 10, अप्लाइड फिलॉसफी या अप्लाइड एथिक्स या अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र। अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र का जो स्तर है, जो लेवल है, वो क्या रहता है, वो सब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो विद्यार्थी क्रैश कोर्स में दाखिला लेना चाहता है वो भी एडमिशन ले सकता है। जो विद्यार्थी मॉक टेस्ट के अंदर दाखिला लेना चाहता है वो भी दाखिला ले सकता है। जो विद्यार्थी 1 साल के कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो भी दाखिला ले सकता है। अगर आप 1 साल के कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको मॉक टेस्ट, आपको क्रैश कोर्स, ये सब उसके साथ एडिशनल मिल जाएगा। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा। तो आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो चाहें, जैसा चाहें, उस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। यूनिट संख्या 10 की बात करता हूँ। यूनिट संख्या 10 का जो लेवल है, जो अगर मान लीजिए मैं 0 से लेकर 10 तक एक लेवल बनाता हूँ। 0 से 5 और 5 से 10। 0 से 5 मतलब एक आसान, 5 से 8 मतलब थोड़ा सा मुश्किल, मीडियम, और 8 से 10 बहुत ज्यादा टफ, बहुत ही मुश्किल। तो अगर मैं यूनिट संख्या 10 की बात करता हूं तो ये 0 से 5 भी नहीं, 0 से 2 या 3 में ही खत्म हो जाती है, इतनी आसान है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके अंदर जब आपको आंसर लगाना हो तो पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव ऑप्शन हो। पॉजिटिव मतलब यहां पर हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशंस और पॉजिटिविटी हमेशा, पहली बात तो वो पॉजिटिव होती है। दूसरा, वो पूरे समाज के ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए। तीसरा, इसको आप इंडिविजुअल मत देखिएगा, इसको आप कलेक्टिवली देखिएगा कि साहब संपूर्ण समाज पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि वृक्ष लगाने चाहिए क्योंकि मुझे ऑक्सीजन मिलती है या समाज के लिए फायदा है। तो जब मुझे ऑक्सीजन नहीं, ये गलत है, समाज को फायदा है। तो एथिक्स जो है वो इंडिविजुअली कभी भी वर्क नहीं करती है। एथिक्स हमेशा कलेक्टिव वर्क है। सभी मिलकर करेंगे तो एक एथिकल सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा या फिर वो सोसाइटी बनेगी। हाँ ठीक है, शुरुआत आपकी इंडिविजुअलिटी से की जाती है, लेकिन जो कंक्लूजन है वो कलेक्टिविटी के ऊपर आता है कि कलेक्टिवली हमने क्या किया है। तो हमेशा आपका ऑप्शन वही होना चाहिए, पहली बात तो ये। ठीक है, ये हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिएगा। दूसरी बात, चूंकि फिलोसफर्स कम है यहां पर, फिलोसफर्स कम है पूरी यूनिट के अंदर, फिलोसफर्स बहुत कम है। केवल आपके, अगर मैं एनवायरमेंटल साइंस की बात करता हूं तो 3 फिलोसफर्स आते हैं, उसके अलावा फिलोसफर्स नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, केवल और केवल 3 ही फिलोसफर्स हैं। एक बात करता है जमीन की, एक बात करता है पूरे सिस्टम की, एक बात करता है जानवरों की, बस। इसको हम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि एक आपका सिस्टम है, सिस्टम के अंदर जानवर है, जानवर जमीन पे रहते हैं, बस 3 ही फिलोसफर है और कुछ नहीं है। तो ये हम सब देखेंगे, वो क्लास में आप सबने देखा भी होगा। तो ये यहां पर मैं आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आखिर कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे हमारी रणनीति इसके अंतर्गत होनी चाहिए। सबसे आसान यूनिट है। क्वेश्चंस की बात करूं तो मिनिमम 6 प्रश्न यहां से आते हैं, मैक्सिमम 10 या 11 प्रश्न यहां से आ सकते हैं। वही सेम, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर 7 प्रश्न भी आते हैं और आपने तुक्के लगाकर 5 भी सही कर दिए तो 10 नंबर आपके हो गए। ये एक अच्छा अच्छा संकेत है, कोई गलत नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे कहा था कि देखिए कुछ यूनिट्स ऐसी है जिस पर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि यूनिट संख्या 3, 5th, 7th, 10th, ये 4 तो मान लीजिए कि आपको रटी हुई होनी चाहिए कि भैया इसमें से अगर मेरे पास 30 से लेकर 50 प्रश्न आते हैं या 45 प्रश्न आते हैं तो लगभग मेरा सही का रेशियो 90% होगा, इतनी एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आप जेआरएफ के लायक हैं। ये इतनी बोनस यूनिट्स है। हर एक पेपर का एक पैटर्न होता है जहां पर आसान, थोड़ा मुश्किल और बहुत मुश्किल 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये आपका आसान सेक्शन है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस शुरू करते हैं।
जैसा कि एक पहला ही बेसिक क्वेश्चन आपके सामने है, एथिक्स इज फिल इन द ब्लैंक साइंस, मतलब एथिक्स एक कैसा विज्ञान है, नीति शास्त्र एक कैसा विज्ञान है, क्या ये पॉजिटिव साइंस है, क्या ये नेगेटिव साइंस है, क्या ये नॉर्मेटिव साइंस है, या फिर क्या ये थ्योरेटिकल साइंस है। हिंदी में भी देख लीजिए इसको, नैतिकता एक कौन सा विज्ञान है, सकारात्मक, नकारात्मक, मानक या पैरामीटर्स जिसको आप कह सकते हैं, नॉर्मेटिव जिसको आप कह सकते हैं, या एक थ्योरेटिकल। अब देखिए एक सिंपल थ्योरी है कि नैतिकता बेसिकली सकारात्मक या नकारात्मकता की बात नहीं करती है। हो सकता है जो नैतिकता आपके लिए सकारात्मक हो वो सामने वाले के लिए नकारात्मक हो सकता है जो आपके लिए नकारात्मक हो वो सामने वाले के लिए सकारात्मक हो। जैसे मैं हमेशा अपनी क्लास में एक एग्जांपल देता हूँ कि एक जानवरों को मारने वाला व्यक्ति जो जानवरों का मांस बेचता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसकी नैतिकता यही है कि वो जानवरों को मारे, क्योंकि उसको मारने से उसका घर चलता है। आप अगर देख रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग वो गलत है। अगर आप मांस का सेवन नहीं करते हैं तो आपके लिए वो गलत है, क्योंकि वो एक जीव को मार रहा है। और अगर आप सेवन करते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए भी वो पॉजिटिव हो गया। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन एंड कंडीशंस टू कंडीशन। परिस्थितियों के ऊपर ये तो निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है, सही गलत ये वो। तो नैतिकता कभी भी सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, यहां पर एक और लिखा गया सिद्धांत। क्या नैतिकता एक सिद्धांत है? नहीं, सिद्धांत का मतलब होता है कि पालना किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक, सिद्धांत है। जरूरी नहीं है जीवन में उतारू, ये सिद्धांत है एक। कितने ही लोगों को यह सिद्धांत का ज्ञान होगा कि गुरुत्वाकर्षण का बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका मानक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है। मुझे नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता, हजारों लोगों को नहीं पता, लाखों को, करोड़ों को नहीं पता। क्या फर्क प्रभाव पड़ा? कुछ भी नहीं, सिद्धांत है, बात खत्म। तो सिद्धांत का मतलब है कि जिसके ऊपर हमें कंसेप्ट बना दिए हैं, फॉलो करना नहीं करना उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एथिक्स ऐसा भी नहीं है, एथिक्स को तो जीवन में उतारा जाता है। तो ये पैरामीटर्स है, नॉर्मेटिव, ये नॉर्म्स है बेसिकली, ये सिद्धांत नहीं है, ये मानक है, पैरामीटर्स है। तो नैतिकता एक मानकीय विज्ञान है। तो पहले का जवाब क्या हुआ आपका? मैं लगा देता हूं टिक फिर से। नैतिकता क्या है? नैतिकता एक नॉर्मेटिव, मानकीय विज्ञान है। एथिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। क्लियर है? ये पहला हो गया। आगे चलते हैं। देखिए एथिक्स को समझना सबसे बड़ी चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में बताता हूँ, वरना हिंदी वाले बच्चे हमेशा फिर वो एक नाराजगी व्यक्त करते हैं। कैजिस्ट्री, नैतिकता में कैजिस्ट्री का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एथिक्स पढ़ रहे हैं, अप्लाइड फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो आपको कैजिस्ट्री का पता होना चाहिए। व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ कैजिस्ट्री? इंग्लिश में इसको कहा जा रहा है, इन एथिक्स कैजिस्ट्री मीन्स केस बेस्ड एनालिसिस, केस बेस्ड रीजनिंग, केस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन एंड केस बेस्ड एक्सप्लेनेशन। अब ये तो क्लियर है कि जो कैजिस्ट्री जो भी कुछ होता होगा, ये जो भी समस्या है, जो भी एक बीमारी है, जो अलग सा शब्द सुनाई दिया है, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है केस बेस्ड तो है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस में आ रहा है केस बेस्ड। तो मतलब ये कहीं ना कहीं केस बेस्ड तो होता है। इसका मतलब मैंने अभी पढ़ा था कि जो एथिक्स है वो नॉर्मेटिव होती है, नॉर्म्स के हिसाब से काम करती है। तो यहाँ कैजिस्ट्री सेम केस के हिसाब से काम करती है, किसी ना किसी केस के ऊपर जो कार्य किया गया है उससे संबंधित होना चाहिए ये कैजिस्ट्री शब्द। कैजिस्ट्री को आप इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके सामने कुछ मोरल प्रॉब्लम्स है, आपके सामने कुछ एथिकल समस्याएं हैं, आपके सामने कुछ नैतिक दुविधा खड़ी हो गई है। अब इस नैतिक दुविधा को, नैतिक समस्या को जब आप अलग अलग रीजंस, अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, जो रीजंस बनाए गए हैं, उन रीजंस के द्वारा जब आप इन्हें समाधान करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कैजिस्ट्री। अर्थात अगर मेरे पास मान लीजिए एक सिद्धांत मैंने बना दिया कि साहब वृक्षों को जो है हमेशा जल देना चाहिए, वृक्षों को बचाना चाहिए, ये एक नैतिक सिद्धांत मैंने बना दिया जो कि प्रकृति से संबंधित है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो वृक्षों को काट रहा है, तो आप जब वहां पर
उस समस्या का समाधान करेंगे, जहां पर आप उस व्यक्ति के साथ कुछ डायलॉग्स करेंगे, कुछ कॉन्वर्सेशन करेंगे कि भैया देखिए आप जो पेड़ काट रहे हैं वो गलत है, तो वो कहेगा क्यों गलत है। तब आप उसे जो थ्योरेटिकली जो आपका प्रिंसिपल बना हुआ है, जब उस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली आप उसको समझाएंगे कि देखिए पेड़ों के जो ऑफिशियली, साइंटिफिकली, एथिकली, फिलोसफिकली, एनवायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से जो लॉसेज हैं वो ये हैं, तो आप ये मत कीजिए, आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लीजिए जिससे आपका काम चल जाए। मान लीजिए आपको लकड़ी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर लकड़ी नहीं होगी मेरे पास तो दिक्कत ये हो जाएगा कि मेरे घर की छत नहीं बनेगी, तो ठीक है भैया आप लोहे का यूज कर लीजिए, लकड़ी का ही यूज क्यों करना है आपको, है ना। तो जब आप एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट को उसे समझाएंगे तो दिस इज कॉल्ड कैजेस्ट्री। तो यहां पर कैजेस्ट्री का मतलब होता है केस बेस्ड रीजनिंग, ठीक है। तो ये कैजेस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो ये है। अगर आप इसी के अंदर देखेंगे, एथिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे, या फिर आपके अप्लाइड एथिक्स या अप्लाइड फिलॉसफी के अंदर देखेंगे, तो पूरा अप्लाइड फिलॉसफी इसी पर काम करता है कि जो भी थ्योरी बन गई है अब उस थ्योरी को लाइफ के अंदर उतारा कैसे जाए। इसी कैजेस्ट्री के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन संख्या 10। हु अमंग द फॉलोइंग, पेन कहां अटक गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। हु अमंग द फॉलो, उसका मैंने आंसर बता दिया है आपको, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है रीजनिंग के ऊपर था, केस बेस्ड रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज यूटिलाइजिंग कैजेस्ट्री एज अ मेथड फॉर अप्लाइड एथिक्स। वो कौन व्यक्ति था, हिंदी बता देता हूं, सॉरी। निम्नलिखित में से किसने अनुपयुक्त नैतिकता के लिए कैजेस्ट्री को एक विधि के रूप में उपयोग करने की आलोचना की है। नेगेटिव में पूछ रहा है, क्रिटिसिज्म पूछ रहा है, सपोर्ट मत लिख दीजिएगा। पॉप फ्रांसिस, जीई मूर, जेएस मिल और बेंथम। क्वेश्चन नंबर 10 इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। पॉप फ्रांसिस, जीई मूर, जेएस मिल एंड बेंथम। रीजनिंग है, तर्क है, तर्क की आलोचना किसके द्वारा की जाती है। सिंपल तरीका है, थोड़ा सा फिलोसफिकल सोचने की कोशिश कीजिए। ऐसा कौन होगा जो तर्क को काटने की कोशिश करेगा। दार्शनिक कभी भी तर्क को नहीं काटता है, दार्शनिक कभी भी तर्क का विरोध नहीं करता है। कैजेस्ट्री भी एक तरह का तर्क है, एक तरह का रीजन है। तो फिलोसफर तो उसको कटाक्ष नहीं कर सकता। मूर, मिल, बेंथम ये तो फिलोसफर्स हैं, ये कभी कटाक्ष नहीं करेंगे। कटाक्ष करेगा वो जो धर्मावलंबी होगा, कटाक्ष करेगा वो जो एक स्पिरिचुअल, एक कहीं ना कहीं रिलीजियस पर्सनैलिटी होगी, मीन्स पॉप फ्रांसिस। पॉप फ्रांसिस की जगह अगर मान लीजिए मैं कोई और भी पॉप डाल देता हूं तो भी आपको आंख बंद करके इस पर टिक लगा देना है। फिर से आता हूं ट्रिक के ऊपर। ट्रिक ये है आपकी, जब भी मैं लॉजिक्स की बात करता हूं, जब भी मैं तर्क की बात करता हूं कि जीवन में इन्होंने तर्क उतारने को प्रमोट किया था, तो देखिए रिलीजियस पर्सनैलिटीज बहुत कम होगी जो इसकी तरफ जाएगी कि हाँ आपको जीवन में तर्क चाहिए। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, इंडियन की बात नहीं कर रहा हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज थी वो बहुत ज्यादा, जिसको आप कहें रूढ़ीवादी, बहुत ज्यादा जिसको आप कहें रिजिड, बहुत ज्यादा जिसको आप कहें कि कट्टर, वो थी। भारत के अंदर ऐसा नहीं देखा गया है, ठीक है। तो भारत इस कंसेप्ट पे या ऑल कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा रिच है वेस्टर्न वर्ल्ड के कंपैरिजन में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि बिजनेस एथिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, कैपिटल एथिक्स, इंडस्ट्रियल एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 14, व्यवसायिक नैतिकता को हम और भी क्या कह सकते हैं। संगठनात्मक नैतिकता, पूंजी नैतिकता, औद्योगिक नैतिकता या कॉर्पोरेट नैतिकता। प्रश्न संख्या 14, इसका आंसर लगाने की चेष्टा कीजिए। किसको आप क्या कह सकते हैं। व्यवसाय, बिजनेस जिसको आप कहते हैं, बिजनेस। बिजनेस पहली बात तो अगर आप ये ऑप्शंस देखेंगे तो लगभग सारे ऑप्शंस एक ही जैसे हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ये भी संगठन को ही बताता है, कॉरपोरेट ये भी संगठन को ही बताता है, बट दोनों में डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स के अंदर केवल एक संगठन विशेष की बात की जाती है, भले वो संगठन कोई सा भी हो, ये यूनिवर्सल है। अगर आप 10 बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो आपने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया
कि साहब हम ऑर्गेनाइजेशन बनाकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी एक नेट का ऑर्गेनाइजेशन ही कहलाएंगे, लेकिन आप कॉरपोरेट नहीं हैं। कॉरपोरेट का मतलब है जहां पर हम एक दूसरे को कॉरपोरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, हमारे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होगी, हमारे काम के ऊपर एक लाइबिलिटी होगी, हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ अगर मैं कहूं बंदिश होगी, तब हम जाकर एक सही डायरेक्शन में काम कर पाएंगे। कॉरपोरेट का मतलब है जहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति जब चलना शुरू करते हैं नियम कायदे प्रिंसिपल्स के साथ, और एक स्पेसिफिक पीपल्स, स्पेसिफिक लोगों को उसका फायदा पहुंचता है या मिलता है। मान लीजिए आज आपने जियो मोबाइल का जो एक टावर है, कंपनी है, उसको आपने लॉन्च किया क्योंकि आप अंबानी है, आपने लॉन्च किया तो उसका फायदा करोड़ों लाखों लोगों को हुआ, तो आपका एक थीम था कि मुझे ये चीज लॉन्च करनी है, इन लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंचे। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जरूरी नहीं है कि बेनिफिट शेयरिंग की जाए, बट कॉर्पोरेट के अंदर ये मैंडेटरी है कि आप लोगों के लिए काम करें। तो जब बिजनेस एथिक्स की बात आप करते हैं तो बिजनेस एथिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट एथिक्स। को ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द नेम पीटर सिंगर इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एथिक्स, नॉमेटिव एथिक्स, मैथमेटिक्स एंड डियोंटोलॉजी। प्रश्न संख्या 16, पीटर सिंगर का नाम किससे संबंधित है? व्यवहारिक नैतिकता, मानक नैतिकता, मेटा एथिक्स या धर्मशास्त्र। प्रश्न संख्या 16, आप सभी जानते हैं ये तो वैसे भी, प्रैक्टिकल एथिक्स, प्रैक्टिकल की जगह अगर मैं इसको अप्लाइड भी कर दूं तो भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल या अप्लाइड नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एथिक्स लिख दूं तो ये गलत हो जाएगा, फिर आ जाएगा ऑप्शन बी, नॉमेटिव एथिक्स। बट चूंकि प्रैक्टिकल या अप्लाइड डायरेक्ट लिखा हुआ है तो पीटर सिंगर अप्लाइड एथिक्स को फॉलो करने वाले हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ IVF? IVF का मतलब क्या है? आंसर बताइए। IVF आपने सुना भी होगा, IVF आपने पढ़ा भी होगा, आजकल IVF का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास इंटेंसिव फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फिटस, है ना। इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए, IVF या जिसको आप कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके अंतर्गत जो मेडिकल साइंस है, ये आजकल की तारीख में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए वरदान ही है। वो कपल जो कहीं ना कहीं बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए एक तरह से वरदान है, जिसमें कि जो महिला के अंडाणु हैं उन्हें शरीर से बाहर निश्चित करके वापस शरीर के अंदर फिर डाल दिया जाता है, तो उससे बच्चा जो है गर्भ से पैदा हो जाता है। तो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। साइलेंट स्क्रीम इज रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, साइलेंट स्क्रीम इज रिलेटेड टू इथनेशिया, सेरोगेसी, अबॉर्शन एंड क्लोनिंग। बेसिकली साइंस के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, साइलेंट स्क्रीम या साइलेंट स्क्रीम का मतलब है कि एक चीख, एक चीख जो निकली ही नहीं, मतलब एक ऐसा अपराध या एक ऐसा व्यक्ति, मतलब जिसके अंदर हम कहते हैं ना, आपने उसका मुंह दबाकर उसको मार दिया, आपको इस तरीके समझिए, आपने उसका मुंह दबाकर उसे मार दिया, तो चीख निकली ही नहीं उसकी। साइलेंट स्क्रीम बेसिकली अगर मैं देखूं साइंस के हिसाब से इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है, बट 80s के अंदर एक मूवी भी आई थी साइलेंट स्क्रीम। उसके बाद ये एक मूवमेंट फिर से शुरू हो गई कि यार ये जो कंसेप्ट बताया गया ये बड़ा अच्छा है, जो फिल्मांकन किया गया है इस समस्या पर, समाज की इस समस्या पर, ये सही है। जैसे पहला ऑप्शन आपका यूथनेशिया, जिसको आप इच्छा मृत्यु कहते हैं। दूसरा है सेरोगेसी, सेरोगेसी जिसको आप किराए की कोख कहते हैं। इबॉर्शन, इबॉर्शन जिसको आप गर्भपात कहते हैं। और क्लोनिंग, क्लोनिंग जिसके अंदर एक बच्चे का, शिशु का क्लोन बनाकर उसे आगे बढ़ाया जाता है, पैदा किया जाता है। तो साइलेंट स्क्रीम जो मूवी थी, साइलेंट स्क्रीम का जो कंसेप्ट था बेसिकली वो अबॉर्शन के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। उसमें ये समझाया गया था कि एक चीख जो खामोशी में ही निकल गई, इसको आप इस तरीके से समझिए। एक बच्चा
चीख मतलब रोना, जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है ना। तो वो जो रोना था उसका, वो खामोशी में ही निकल गया, मतलब उस गर्भ में ही आपने उसे मार दिया, पैदा ही नहीं होने दिया आपको, आपने खामोशी में ही उसको विदा कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड साइलेंट स्क्रीम। तो ये 80s की एक मूवी हुआ करती थी जो आई थी। तो यूनिट संख्या 10 के हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं, फुल लेंथ वीडियो बच्चों को क्लास में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।